आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। गद्य खंड चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी हैं। पाठ का नाम है उसने कहा था और यह एक कहानी है। उसने कहा था एक कहानी है। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न मेरा होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें या चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी का परिचय दें। आपका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी हिंदी साहित्य के एक महान कहानीकार हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को राजस्थान के जयपुर में हुआ था, लेकिन इनका मूल निवास स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर नामक गांव में थी। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था और 1904 ईस्वी में जयपुर के राजा दरबार की ओर से जयपुर के राजा जय सिंह का अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में रहे। इसके अलावा इन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय के कहने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य के रूप में काम किया। एक कहानीकार के रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी ने मात्र 3 कहानियां लिखी, लेकिन इनकी तीनों ही कहानियां हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इनकी 3 प्रमुख कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उसने कहा था इनकी सबसे प्रमुख और सबसे महान कृति है। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी का जीवन चरित्र है। अगला प्रश्न है उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा जाता है। आप लिखेंगे उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी के द्वारा रचित एक कालजयी और अमर रचना है। इस कहानी में उन्होंने शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति का चित्रण किया है। यह कहानी चरित्र प्रधान, भाव प्रधान और कर्म प्रधान कहानी है। मतलब इस कहानी को चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान और भाव प्रधान की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के एक चौराहे से होता है, जहां एक 8 वर्ष की लड़की और 12 वर्ष का लड़का दोनों अपने मामा के यहां आए हुए थे। दोनों सामान खरीदने बाजार निकले थे। लड़का ने लड़की को देखकर उससे प्रश्न करता है कि तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का मतलब सगाई होता है। लड़की आंख तरेर कर या आंख चढ़ाकर धत बोलती है और भाग जाती है। लेकिन अब जब भी वह लड़का उस लड़की से मिलता तो एक ही प्रश्न करता कि तुम्हारी कुरमाई हो गई है। इसके बार बार के प्रश्न को सुनकर एक बार बोल देती है कि हाँ हमारी कुरबाई हो गई है। देखते नहीं हो रेशमी शालू, हाथ पर लगा हुआ मेहंदी। लड़की के मुख से यह बात सुनते ही मानो उस लड़का के शरीर पर वज्रपात हो गया हो। वह पागलों की तरह वहां से भागता, किसी का दही गिराता, किसी का दूध गिराता, कुत्ता को पत्थर मारता, भाग गया। इस घटना के 25 वर्षों के उपरांत पुनः उस दोनों का मिलन होता है। 12 वर्षीय लड़का
जिसका नाम लहना सिंह होता है। वह 77वीं राइफल्स में जमादार के पद पर होते हैं। और जिस गांव में, संजोग की बात है कि जिस गांव में लहना सिंह का घर होता, उसी गांव में उस लड़की की शादी हो गई होती है। और जिस कंपनी का ये हवलदार होते हैं लहना सिंह, उसी कंपनी में उस लड़की के पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह सिपाही होते हैं। लहना सिंह को वीरता के लिए सरकार की तरफ से लायलपुर में जमीन मिला था। जमीन पर कब्जा हो नहीं पा रहा था, तो जमीन पर जो मुकादमा चल रहा था, उसी मुकादमा के पैरवी के लिए 7 दिन का छुट्टी लेकर अपने गांव आए थे। लहना सिंह गांव आते हैं, उधर सेना कंपनी की तरफ से फोन आ जाता है कि सेना लाम पर जाने वाली है, युद्ध पर जाने वाली है, सारे सैनिक भाइयों का छुट्टी कैंसिल किया जाता है, आप लौट जाएं। लहना सिंह को भी पत्र मिला। उस गांव के ही अन्य जो सिपाही थे, हजारा सिंह, बोधा सिंह, सबको चिट्ठी मिला। हजारा सिंह लहना सिंह से मिलता है और कहता, हुजूर जब आप भी चलेंगे तो आप अपने गाड़ी पर हमको ही बैठा के ले चलेंगे। लहना सिंह तैयार हो जाता है, अपने घर से तैयार होकर के आगे बढ़ता है। हजारा सिंह के दरवाजे पर आता है, आवाज़ लगाता, चलो देर हो रही है। हजारा सिंह लहना सिंह से आके कहता है, हुजूर बस हम चल रहे हैं, लेकिन हमारी सूबेदारनी मतलब हमारी पत्नी आपसे मिलना चाहती है। लहना सिंह मन ही मन चिंतन करने लगा कि आखिर इसकी पत्नी हमें पहचानती कैसे हैं, हमारी तो शादी भी नहीं हुई है और हम तो किसी के यहाँ आते जाते भी नहीं हैं। लेकिन आग्रह को सुनकर जब उसके अंदर जाता है, सूबेदारनी पल्लू ली रहती है और एक प्रश्न करती है कि तुम्हारी कुरमाई हो गई है। उसके मुख से ऐसा बात सुनकर लहना सिंह को बचपन की बातें याद आ जाती है। अमृतसर की वह पुरानी बचपन की बातें याद आ जाती हैं। पुनः लड़की सूबेदारनी लहना सिंह के सामने अपना आंचल फैलाकर उनसे भीख मांगती है और कहती कि जिस प्रकार बचपन में तुमने एक तांगा से हमारी प्राण को बचाया, स्वयं चोट खाकर भी हमें सुरक्षित रखा, आपसे हमारी विनती है, प्रार्थना है कि आप हमारे पुत्र बोधा सिंह पति हजारा सिंह के प्राण की रक्षा करें, क्योंकि यही तो हमारे जीवन में है। 3 पुत्र और भी थे जो बचपन में ही मर गए, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। लहना सिंह, बोधा सिंह और हजारा सिंह युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। बर्मा से की सीमा पर जर्मनी वालों से लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन लहना सिंह ने वचन दिया था सूबेदारनी को, इस कारण स्वयं घायल हो जाते हैं युद्ध के मैदान में। लेकिन हजारा सिंह और बोधा सिंह को सुरक्षा करते हैं, स्वयं घायल होकर युद्ध के मैदान में गिर जाते हैं और हजारा सिंह बोधा सिंह के प्राण की रक्षा करते हैं। और अंत में घायल होकर बोधा सिंह से 1 गिलास पानी मांगते हैं और पानी पीते हुए उन्होंने बोधा सिंह से प्रश्न किया कि तुम जब घर जाना तो सूबेदारनी से कहना, मतलब तो अपनी माँ से कहना कि उसने जो कहा था हमने पूरा किया। तो ये शीर्षक कहानी है। आप इससे पिछले वाले वीडियो जस्ट मैं जो डाला हूँ उसको भी देख लेंगे। एक सीधा वीडियो बनाया हूँ जो उसने कहा था शीर्षक कहानी के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा किया हूँ। ये तो प्रश्न उत्तर वाला वीडियो है, दोनों को देख लेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा है तथा इसके कितने भाग में युद्ध का वर्णन है। आपका उत्तर होगा उसने कहा था शीर्षक कहानी
5 भागों में बटा हुआ है। उसने कहा था शीर्षक कहानी 5 भागों में बटा हुआ है और इसके 4 भागों में केवल एक भाग में प्रेम का वर्णन है, बाकी जो 4 भाग है उस 4 भाग में युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के पात्रों की सूची बनाइए। मतलब उसने कहा था कहा शीर्षक कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? तो आपका होगा उत्तर, उसने कहा था शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र हैं सूबेदारनी, लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, बजीरा सिंह और पलटन साहब। ये उसने कहा था शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र हैं। फिर अगला प्रश्न है, लहना सिंह का परिचय दें। लहना सिंह का परिचय दें या लहना सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? आपका उत्तर होगा लहना सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है। वह बाराहीवीर, साहसी, समझदार और प्रेम का सच्चा पुजारी था। जब एक दिन एक तांगे वाले का घोड़ा भड़क गया तो दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया, तो लहना सिंह स्वयं घोड़ा के लात को खाकर एक बालिका को नाली में गिरने से बचाया और उसको उठा करके नाली में गिरने से दुकानदार के तख्ता पर रख दिया। और जब वह लड़की सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में मिलती है तो बचपन की बातों को कहती है कि जिस प्रकार तूने बचपन में एक घोड़ा से हमारे प्राण की रक्षा किया, तुम युद्ध के मैदान में हमारे पुत्र और पति की प्राण की भी रक्षा करोगे। सूबेदारनी की बात को सुनकर अपने सच्चे प्रेम के खातिर लहना सिंह स्वयं युद्ध के मैदान में घायल हो जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है, लेकिन अपने बचपन की प्रेमिका सूबेदारनी के कहने पर उसके पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह के प्राण की रक्षा किया। अगला प्रश्न है, उसने कहा शीर्षक कहानी में लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। मतलब उसने कहा था शीर्षक कहानी में जो लहना सिंह मुख्य पात्र है, नायक है, और सूबेदारनी कहानी की नायिका है, दोनों ने जो वार्तालाप किया है पूरी कहानी में कहीं कहीं उसके बातों का चर्चा है, इकट्ठा करके बताना है आपको। उसे कुछ बातों को यहां चर्चा करना है। तो शुरुआत में आप देखेंगे पुस्तक में मिलेगा, तेरे घर कहाँ है। लहना सिंह प्रश्न करता है सूबेदारनी, तेरे घर कहाँ है? लड़की कहती है मगड़े में। फिर लड़की तेरे, तो कहता है माझे में। यहाँ कहाँ रहती हो? लड़की कहती है अंतर सिंह के बैठक में, वह मेरे मामा है। फिर लड़का कहता है कि मैं भी अपने मामा के घर आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में। फिर लड़का प्रश्न करता तेरी कुरमाई हो गई है? लड़की आंख तरेरते हुए धत कहकर भाग जाती है। 2-3 बार इसी बात को लड़का बार बार प्रश्न करता है, तेरी कुरमाई हो गई है? लड़की उत्तर देती है कि हाँ हो गई है, देखते नहीं हो रेशमी कढ़ा हुआ सालू और हाथ में लगा हुआ मेहंदी। पुनः 25 वर्षों के उपरांत सूबेदारनी के रूप में सूबेदार लहना सिंह के सामने आंचल फैलाकर वह लड़की सूबेदारनी लहना सिंह के सामने आंचल फैलाकर अपने पुत्र और पति के प्राण की भीख मांगती है और कहती है कि जिस प्रकार बचपन में तुमने एक घोड़ा के लात को खाकर भी मेरे प्राणों को बचाया था, हमारे पुत्र और पति के प्राणों की रक्षा करना। तो ये वार्तालाप इस दोनों के बीच हुई है, कहानीकार ने ऐसा लिखा है। अगला प्रश्न है, कल दिखते नहीं यह रेशम कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई? कल दिखते नहीं यह रेशमी कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? आपका उत्तर होगा लड़की के मुंह से ऐसा सुनकर मानो लहना पर वज्रपात हो गया। वह किसी को नाली में ढकेलता, किसी छबड़ी वाले की छबड़ी गिरा देता, किसी कुत्ते को पत्थर मारता, किसी सब्जी वाले के ठेला में दूध को उड़ेल देता, किसी आती हुई वैष्णवी को टक्कर मारता और गाली खाता आगे बढ़ गया। अगला प्रश्न है, जारा क्या है? जारा मैं ठंडी वाला जारा, जारा क्या है? मौत है।
और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, क्या मतलब है? मतलब निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलना करते, वजीरा सिंह के कहने का मतलब क्या था, स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, यह पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया कहानी उसने कहा था से लिया गया है। यहाँ पर पहले जारा के हालात का मतलब ठंडी के मौसम का वर्णन है, उसके बाद भी यह कहा गया है कि युद्ध के मैदान में जो निमोनिया से मर जाते हैं, मतलब जो सेना युद्ध के मैदान में जाता है और लड़ते लड़ते नहीं, किसी अन्य कारण से, बीमारी से, ठंडी से मर जाता है, सरकार की तरफ से उसे मुरब्बे मतलब इनाम नहीं मिलता। लेकिन जो सेना युद्ध के मैदान में गोली खाकर मरते हैं, वह वीर गति को प्राप्त होते हैं, सरकार की तरफ से उन्हें बहुत बड़ा इनाम, मुरब्बा मतलब सम्मान, पुरस्कार मिलता है। इसलिए मुरब्बे से मरने वाले को धरती नसीब नहीं होता। लहना सिंह, आपको सावधान रहना चाहिए, ठंड से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि ठंड से मर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन युद्ध के मैदान में गोली से मरोगे बहुत सारा उपहार मिलेगा। अगला प्रश्न है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कहती है, प्रश्न है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन से किसकी ओर संकेत होता है? तो यह जो वाक्य है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया कहानी उसने कहा से है। इस वाक्य में वजीरा सिंह इंग्लैंड के एक महिला के बात का जिक्र करता है। इंग्लैंड की एक महिला के बात का जिक्र करता है, जो महिला भारतीय सैनिक की प्रशंसा करते हुए कहती है कि तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो। और वह इंग्लैंड की महिला ऐसा सैनिकों को कहकर सैनिकों के मनोबल को बढ़ाना चाहती है। अगला प्रश्न है, लहना के गांव में आया। प्रश्न है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? मतलब लहना सिंह के गांव में एक तुर्किस्तान का एक मौलवी आया था और क्या कहता था? तो आपका उत्तर होगा, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित होते हैं, माने बड़े विद्वान होते हैं, वह वेद पढ़कर विमान को चलाना जानते हैं, वेद को पढ़कर तब विमान को चलाना जानते हैं, और वह गौ नहीं खाते हैं बल्कि उनकी क्या करते, पूजा करते हैं। कहने का मतलब उसे सावधानी से लड़ना चाहिए, वह धर्म कर्म में भी विश्वास करता है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहनीय है, मतलब प्रशंसनीय है, इस कथन की पुष्टि करें। लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहनीय है, प्रशंसनीय है, इस कथन की पुष्टि करें। उत्तर होगा, लहना सिंह एक सैनिक था, उसका कर्तव्य था युद्ध के मैदान में लड़ना। लहना सिंह एक सैनिक था, उसका कर्तव्य था युद्ध के मैदान में लड़ना। साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि वह हर समय सजग रहे, क्योंकि युद्ध के मैदान में सैनिक को सावधान रहना चाहिए। साथ ही उसका दूसरा कर्तव्य भी था, वह बोद्धा और सूबेदार हजारा सिंह के प्राण की रक्षा करे, क्योंकि सूबेदारनी ने आंचल पसार कर लहना सिंह के सामने अपने पुत्र और पति के प्राण की भीख मांगी थी। लहना सिंह स्वयं जारा सह लेता है, ठंडी सह लेता है, स्वयं गोली खाकर घायल हो जाता है, लेकिन हजारा सिंह और बोद्धा सिंह को सुरक्षित खाई में भेज देता है और उसके प्राण को बचा लेता है। अगला है, सप्रसंग व्याख्या करें। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें। प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले बहुत स्मृति बहुत साफ हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, सारी घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है,
सारे दृश्य रंग साफ हो जाते हैं, समय के धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। व्याख्या कर आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के उसने कहा था शीर्षक कहानी से लिया गया है। यह बात उस समय का है जब लहना सिंह घायल होकर बोधा सिंह को अस्पताल में भेज देता है। स्वयं घायल होता है लेकिन बोधा सिंह को अस्पताल में भेजता है, थोड़ा सा घायल खरोच लगने पर, और स्वयं नहीं जाता। फिर बजीरा सिंह से पानी मांगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है कि मृत्यु के पूर्व, यह एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है कि मृत्यु के पूर्व व्यक्ति का चित्र माने मन पुरानी स्मृतियों में उलझ जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने लगे तो उन्होंने बचपन में क्या क्या किया, मनोवैज्ञानिक मान्यता है, क्या क्या घटना घटी उसके जीवन में, सब सामने आने लगता है। पुरानी स्मृतियों में उलझ जाता है, फंस जाता है। उन्होंने अपने जीवन में जो किया स्पष्ट उसकी आंख के सामने दिखाई देने लगता है। लहना सिंह भी जब घायल था तो अमृतसर में एक बालिका से भेंट हुई। किस प्रकार का प्रसंग हुआ और कैसे सुबेदारनी के रूप में वही बालिका आंचल फैलाकर अपने पति और पुत्र के प्राण की भीख मांग रही है, ये सारा दृश्य उसकी आंख के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। अगला प्रश्न है मर्म स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है मर्म स्पष्ट करें। अब के हार में यह आम खूब चलेगा। अब के हार में यह आम खूब चलेगा। चाचा भतीजा दोनों बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा उतना ही बड़ा आम। जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैं इसको लगाया था। मर्म स्पष्ट करें, व्याख्या करें। उत्तर होगा, लहना सिंह घायल होकर, लहना सिंह मृत्यु की आगोश में समाता चला जा रहा है। घायल होकर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके स्मृतियां, कुछ यादें उभर रही है। उसके मन में कुछ भावनात्मक दृश्य याद आ रहे हैं जिसका उन्होंने कल्पना किया था कि मैं ऐसा करूंगा अपने घर वालों के लिए। उसने गांव में एक बड़ा सा आम का पेड़ लगाया था और कल्पना किया था कि जब आम का पेड़ बड़ा होगा तो अपना भतीजा के साथ बैठकर इसी आम पेड़ के नीचे आम खाएंगे। ऐसा सोचकर उसे लगता है कि वह मृत्यु को जीत लेगा, वह सुखी हो जाएगा, जी जाएगा। यही उसकी इच्छा है कि हमने जो एक काम छोड़कर आया उस काम को पूरा कर लें। अगला प्रश्न है, और अब घर जाओ तो कह देना। कई बार पूछा गया प्रश्न है, अब और घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। आपका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था शीर्षक कहानी में उस समय का है जब लहना सिंह युद्ध में घायल हो जाता है, मरणासन की अवस्था में पहुंच जाता है। अंतिम समय मृत्यु जब निकट आ जाती है तो बजीरा सिंह से कहता है कि वह घर जाए तो सूबेदारनी से कह दे कि उसने जो काम उसको सौंपा था, दिया था, उसने वह काम पूरा कर दिया। मतलब उसने हजारा सिंह और बोधा सिंह के प्राण की रक्षा की। उसने कहकर वचन को निभाया भी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, उसने कहा था शीर्षक कहानी युद्ध के वातावरण के मध्य, उसने कहा था शीर्षक कहानी युद्ध के वातावरण के मध्य में बीच में उठाई गई एक वास्तविक प्रेम की कहानी है। इसमें प्रेम की महत्ता का बखान किया गया है। कहानीकार ने कहानी में बताया है कि बचपन का प्रेम कितना पवित्र होता है, कितना स्थायी होता है,
कि लहना सिंह सूबेदारनी के एक बार कह देने पर अपने प्राण को गंवा देता है, लेकिन अपने प्रेमिका के पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह के प्राण की रक्षा करता, उससे कुछ नहीं होने देता है। और अंतिम प्रश्न है, कई बार ये भी पूछा गया है कि लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस प्रकार का त्याग का परिचय दिया। लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस प्रकार के त्याग का परिचय दिया। आपका उत्तर होगा, बोधा सिंह एक खाली बिस्कुट के टीन के डिब्बा पर अपना कम्बल बिछाकर और बरान कोट ओढ़कर सो रहा था। उसका तबीयत खराब होता है, ठंड से वह कपकपा रहा होता है, बुखार के कारण उसे प्यास लगती है तो पानी मांगता है। लहना सिंह जहाँ एक और बंदूक ताने हुआ था, वहीं दूसरा नजर उसका बोधा सिंह पर ही था। स्वयं अपना पानी का बोतल बोधा सिंह को दे देता है, उसको कपकपाते हुए देकर अपना कंबल, नया जर्सी उसे पहना देता है। हालांकि बोधा सिंह प्रश्न करता है कि आपने अपना कंबल भी दे दिया, जर्सी भी दे दिया, आपको ठंडी लगेगी तो लहना सिंह कहता है कि नहीं, हमें और भी मेरे पास, सच्चा झूठ बोलता है क्योंकि उसने तो अपने प्रेमिका से वादा किया था कि आपके पुत्र और पति को कुछ नहीं होने देंगे। कहता कि मेरे पास और भी नया जर्सी है, और भी कंबल है, और दूसरी बात, हमको बहुत गर्मी लग रही है, हमको ठंडी नहीं लग रही है, तुम ओढ़ो इसको। तो ये था उसने कहा था शीर्षक कहानी का प्रमुख लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। हमें लगा है निश्चित तौर पे आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको सुन लें, इसके सारे प्रश्नों को उतार लें और अपने मित्र को भी इसकी सूचना दें, क्योंकि 100 अंक का हिंदी कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स सभी फैकल्टी के बच्चों के लिए समान है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में पूरा नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।